इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं अमित तेवतिया। जी बिल्कुल, लेकर आए हैं एक बार फिर से किसान की बात कार्यक्रम, जिसमें होंगी ढेर सारी जानकारी हमारे किसान मित्रों के लिए और कुछ ऐसी जानकारियां जो हमारे जो और लिसनर्स हैं वो भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि खेती में दिलचस्पी हमारे सभी भारतीयों की है। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि जहां हम किसान भाइयों के लिए किसान की बात, वहीं उपभोक्ता की दृष्टि से देखें तो भी हमारे घर आंगन की रसोई तक पहुंचती हैं सब्जियां, फल और हमारी सभी फसलें। इसीलिए ये कार्यक्रम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्सुकता रहती है कि आज क्या कुछ होने वाला है, किस विषय में बातचीत होगी, और बातचीत का जो विषय है वो अधिकतर समसामयिक ही होता है। मित्रों, इस समय हमारे किसान भाई बहन कोशिश कर रहे हैं कि जो लहसुन और प्याज है उसकी खुदाई की जाए। तो यहाँ आवश्यकता भी बन जाती है कि खुदाई करने में कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए ताकि इनका भंडारण लंबे समय तक चले। इसी विषय पर आज चर्चा रहेगी। जी बिल्कुल, और जैसा कि अमित ने बताया कि इस विषय पर चर्चा रहेगी, तो आप भी आज इसी विषय से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। और सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में डॉक्टर पीके गुप्ता जी, जो कि अपर निदेशक हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम। तो साथियों, डॉक्टर साहब भी बिल्कुल तैयार है, हम भी बिल्कुल तैयार है, उम्मीद है आप भी बिल्कुल तैयार होंगे। तो आपको फोन नंबर एक बार बता देते हैं ताकि आप सीधे कॉल कर सकें, जुड़ सकें हमारे साथ। 011 दिल्ली का STD कोड है, इसके बाद आप डायल करें 23421081। एक और फोन नंबर है 23421083। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और लहसुन और प्याज की खुदाई, भंडारण, इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आज आप जान सकते हैं। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा, क्योंकि जब खुदाई की बात होती है तो वहीं हमें कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम इन्हें लंबे समय तक यदि भंडारण करना चाहते हैं तो क्या क्या सुरक्षित विधियां हैं, यदि हम इन्हें बाजार में लेके जाना चाहते हैं तो क्या कुछ करें कि हमें लाभ अधिक मिले। तो इन सभी पर जानकारी के लिए डॉक्टर पीके गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, अभी जैसे बातचीत चल रही है, हमारे किसान भाई जब तक हमें कॉल करते हैं उनके मन में कोई प्रश्न आता है, कोई जिज्ञासा है, तो आपसे पहला प्रश्न हम किसानों के हित में यही जानना चाहते हैं कि जो प्याज या लहसुन की खुदाई इस समय हमारे किसान भाई बहन करना चाहते हैं, तो कैसे पता करें कि इस समय जो हमारी फसल है वो तैयार है और हमें इसकी खुदाई कर देनी चाहिए? क्या कुछ पहचान है इसकी? बिल्कुल पहचान है, बिना पहचान का कृषि नहीं है। जी डॉक्टर साहब। पहचान की सबसे बड़ी बात यह आती है, अगर प्याज को फसल को ले ले, इस समय रबी फसल की प्याज लगभग मैच्योर है, तैयार है। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, कैसे हमारा आम किसान समझेगा कि हमारा खेत तैयार है जी हार्वेस्टिंग के लिए? तो पहली बात है कि जो रबी प्रजातियां हैं उनकी जो पत्तियां हैं लगभग 40 से 50% पीली होकर झुक जाती हैं जी। तो आप समझिए खेत तैयार हो गया है। दूसरा है कि जो रबी प्रजातियां 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, अगर आपने जब स्थानांतरण किया, जिसको इंग्लिश में ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, वो फैक्टर है। तीसरा फैक्टर यह है कि बाई चांस आजकल मौसम में काफ़ी फ्लक्चुएशन है, कभी गर्मी हो रहा है, कभी बारिश हो रहा है। आमतौर पर हम किसानों को ये बताएंगे कि लहसुन और प्याज की जब पत्तियां 40 से 50% पीली होकर के झुक जाए जी तो करना चाहिए। अन्यथा अगर आपको पता है कभी कभी कुछ ऐसी भी प्रजातियां मौसम के कारण आपको पीली नहीं दिखती, बहुत कम दिखती हैं, तो आपको लगता है कि बीमारी लग रहा है, एस्टेम्पिलियम ब्लाइट, पर्पल ब्लॉच। तो उस समय क्या करते हैं हम, गांव के भाषा में बताना चाहिए, ड्रम होता है सबके पास जिसमें दवाइयाँ 200-250 लीटर की होती है, उसको आराम से आप प्याज के खेत पर चला दीजिए, तो जितनी पत्तियां होती है झुक जाती हैं जी। तो झुकने से फायदा ये होता है कि जो पत्तियों में जो न्यूट्रिशन होता है वो धीरे धीरे करके बल्ब में आ जाता है, जिसको कंद बोलते हैं हिंदी में। क्योंकि जो पत्तियां होता है हमें काट के उनको फेंकना होता है, वो हमारे इकोनॉमिकल पार्ट नहीं है, हालांकि खेत में जाके ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं। तो उन पत्तियों को काटने के लिए जरूरी तरीका आप ऐसे अपना सकते हैं। ये तो हो गया लक्षण। दूसरा चीज है कि खुदाई करने के पहले चाहे लहसुन और गार्लिक हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको बताना चाहूंगा कि लहसुन मैक्सिमम राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में होता है, गुजरात में भी होता है। वहां पे लहसुन की खुदाई लगभग 75 से 80% तक हो चुकी है। और किसान क्या करता है लहसुन के बारे में, मार्केट में पिछली बार काफी अच्छा रेट मिला हमारे किसानों को, तो इस बार भी किसानों को प्रोबेबिलिटी है कि जब अक्टूबर नवंबर आएगा तो उनको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो अच्छी क्वालिटी के जो भी गार्लिक के कंद हैं उसको स्टोर करते हैं, और जो अनडिजायरेबल है, नॉन स्टैंडर्ड का, उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने कहा कि खुदाई के समय जो सावधानियां हैं
प्याज में भी है, तो इनकी ऐसी कोई हम कह सकते हैं कि तकनीक, कृषि यंत्र हैं कि जिससे खुदाई करते समय प्याज में न लगे या हमें वहां उसमें लेबर वर्क ही लेना पड़ता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यंत्र के बारे में हम बाद में आएंगे, पहले बता दें कि खुदाई करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी। अगर आपकी पत्तियां पीली हो गई 50% तो उसमें पानी देना बंद कर दीजिए और घास पात निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको एक और एडवाइस देना चाहूंगा कि कार्बेंडाजिम एक फंजीसाइड है। अगर आपने लहसुन या प्याज उत्पादन किया है भंडारण के लिए जी। तो खुदाई के पहले जो आप इरिगेशन करते हैं या उसके ऊपर फर्टिगेशन करना आपको या कोई दवा स्प्रे करना था, बावेस्टिन के नाम से मार्केट में आता है, जिसको इंग्लिश में टेक्निकल नेम कार्बेंडाजिम है। 1% घोल से अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो उसका इफेक्ट आपके स्टोरेज में जाके मिलता है कि जो बल्ब हैं जल्दी सड़ते नहीं है। मीन्स सड़ने का मेन कारण होता फंगस होता है, और बेवेस्टिन या कार्बेंडाजिम डाल के हमने फंगस को रोक दिया तो उनकी लाइफ और बढ़ जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका था यंत्र के बारे में। समान रूप से कहना चाहूंगा कि प्याज और लहसुन के खुदाई करने के लिए या भंडारण के लिए कोई आज तक यंत्र तकनीकी रूप से संतुष्टि नहीं है। जी। वर्क चल रहा है, रिसर्च भी चल रहा है, हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकल भी तो किसानों के पास जाकर होना चाहिए। बिल्कुल। तो इकोनॉमिकल आजकल नहीं है, तो कोई यंत्र नहीं है जो देसी भाषा है, जो खुरपी से हम खुदाई करते हैं, या अगर अच्छा मिट्टी है तब हाथ से भी निकाल सकते हैं, यही प्रचलित है आज के तारीख। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात अगर हम किसानों को बताते हैं तो अलग है, लेकिन जब विशेषज्ञों के द्वारा ये बातें किसानों तक जाती है तो निश्चित ही उनका भरोसा बढ़ जाता है। और आपने सही कहा कि हम जो एक परंपरागत तरीके से इनमें खुदाई करते आ रहे हैं वही उचित है। भंडारण के लिए प्याज और लहसुन की हम बात कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं डॉक्टर पीके गुप्ता। लगातार हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं और हमें कॉल कर सकते हैं जिनका कोई भी प्रश्न है लहसुन और प्याज की खुदाई और भंडारण के संबंध में। जी, एक बार मैं फिर से नंबर दोहरा देती हूँ। 01 दिल्ली का स्टडी कोड है, इसके बाद आप नंबर डायल कर सकते हैं 23421081। एक और फोन नंबर है 23421083। और डॉक्टर साहब, जब हम बात करें लहसुन और प्याज की खुदाई की, अभी आपने बताया कि किस तरह से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन खुदाई के बाद क्या हमें खेतों में या फिर हमारी जो फसल है उसमें सावधानी कुछ खास विशेष ध्यान रखने की बातें हैं? बिल्कुल। जो लहसुन प्याज और जो और सब्जियां हैं उनमें इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है जी। इनको पत्ती से निकालते हैं, जिस खेत में निकालते हैं उनको क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग कैसे करते हैं? जो जैसे हमने पौधा निकाला तो पौधा का जो पत्तियां होगी ऊपर होगा, नीचे गांठ होगा, तो एक पत्तियों से एक दूसरे गांठ को हम ढकते जाते हैं। 1 सप्ताह तक रखते हैं या छाया में भी रख सकते हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव भी होता है कि जो पत्तियां पीली बिल्कुल सूख जाए। और आपने देखा होगा प्याज में अगर आप कभी कभी किचन में काटते तो कभी कभी काला दिखाई देता है जी। तो काला दिखाई देने का मतलब होता है उस पर फंगस आके अटैक कर रहा है, और इसलिए उसको पत्ती सुखा के हम काट देते हैं। कहाँ से? जो बल्ब होता है, हमारा कंद होता है, वहां से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर छोके, इसलिए उसके माध्यम से कोई फंगस आपके बल्ब के अंदर न जाने पाए। अगर आपने अच्छी तरीके से कटाई नहीं किया है तो आपको बल्ब का सड़ना निश्चित है। तो इस तरह से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ध्यान देने की बात है जिसको हम बोलते हैं क्यूरिंग। 1 सप्ताह क्यूरिंग करने के बाद उसकी पत्तियां बल्ब से हम अलग कर सकते हैं। जब पत्तियां बल्ब से अलग करेंगे उसका, तो बल्ब को अलग रखेंगे, फिर पत्तियों का आप ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में या खेत में मिलाने के लिए कर सकते हैं। बल्ब को छाया में लाकर 1 सप्ताह तक छोड़ दीजिए ताकि उसके जो ऊपर के जो सल्क हैं जी, वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, सूख जाए। मॉइस्चर रहेगा तो आपको सड़ने की संभावना बनी रहेगी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा चीज, उसका ग्रेडिंग भी करना बहुत जरूरी है, जिसको श्रेणीकरण बोलते हैं। जो 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक का जो बल्ब है उसको A ग्रेड में रखते हैं, और 2.5 से लेकर के जो 4 सेंटीमीटर उसको B में रखते हैं, और उसके नीचे वाले को बल्ब रेट रखते हैं। तो ग्रेडिंग करने के बाद जो अच्छे क्वालिटी के बल्ब हमारे पास में है प्याज और लहसुन के, उसको भंडारे में रखना चाहिए हमें। जो मीडियम क्लास का है चाहे उससे कम क्लास का मार्केट में बेच देंगे तो अच्छा रहेगा, इससे में अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम किसान भाइयों को संतुष्ट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जान लेते हैं क्या आप पूछना चाह रहे हैं वो। हेलो जी, नमस्कार सर। जी नमस्ते मैम जी। जी, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप, ये भी बताइए। मेरा नाम है राजेश कुमार और जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहे हैं। जी पूछिए राजेश जी। हमारा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जब हम लहसुन और प्याज को निकालते हैं ना जमीन से, तो पहले हम उसको पानी देते हैं गिला करने के लिए ताकि वो आसानी से हम निकाल सके, और ये तरीका ठीक है या गलत है, इसे डॉक्टर साहब से पूछूंगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जो आप पानी दे करके अपने बल्ब को निकालते हैं तो अच्छा तरीका है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, खादर मिट्टी है। बलुई मिट्टी में तो आप अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं बल्ब को, बिना पानी का भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो सैंडी सॉइल है
या अल्कलाइन सॉइल होगा तो उस मिट्टी में वो पकड़ लेता है बल्ब को, तो वहाँ पे हमें खुरपी की सहारा लेनी पड़ती है। तो खुरपी की सहारा लेने में हमें सावधानी ये रखनी है कि हमारा बल्ब कटने ना पावे। अगर बल्ब कट जाएगा हल्का सा तो स्टोरेज में नहीं डाल सकते क्योंकि उसमें सडन हो जाएगा, तो उसको मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो आपसे मैं ये बताना चाहेंगे, डिपेंड करता है आपको मिट्टी कैसी है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली विजिट किया, मिट्टी है वहाँ पे ठीक ठाक, तो उसको आप निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब भी फिलहाल उनको यही पूछना था, वो जान चुके हैं। साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। आज बात हो रही है लहसुन और प्याज की खुदाई आप किस तरह से कर सकते हैं, भंडारण जो है किस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने कटाई की तकनीक के बारे में भी बात की और साथ ही खुदाई के बाद देखभाल किस तरह से करनी है, लेकिन अब अगर हमारे जो किसान मित्र हैं उसमें अगर ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस पर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की है? राइट, अभी हमने प्याज का ग्रेडिंग श्रेणीकरण बताया, फिर से हम आपके लिए रिपीट कर रहे हैं कि जो बल्ब हमारे 4 सेंटीमीटर से ऊपर के बल्ब होते हैं उनको A ग्रेड में रखते हैं, और 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर के बीच में जो बल्ब होते हैं उनको B ग्रेड में रखते हैं, उसके नीचे वाले को हम C ग्रेड में रखते हैं। तो ये हो गया आपका प्याज का। लहसुन का भी सेम है, लहसुन का डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर। जिसका 3.5 सेंटीमीटर बल्ब से लेकर देखिए उसको भंडारण कर लेगा एक क्वालिटी बल्ब, दूसरा क्वालिटी का बल्ब 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर B ग्रेड का, और उसके नीचे C ग्रेड का। तो हम किसानों को ये बताना चाहेंगे कि जो B ग्रेड और C ग्रेड के जो भी बल्ब हैं, चाहे लहसुन के चाहे प्याज के, उसको मार्केट में सोल्ड आउट कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ बीमारियां भी से लग जाती हैं, स्टोरेज किसान के पास नहीं होता, अच्छा पैसा नहीं दे सकता। जी डॉक्टर साहब, इसमें अभी विस्तार से बात करेंगे। एक हमारे श्रोता लाइन पर बने हुए, पहले इनसे जान लेते हैं क्या जिज्ञासा है। हेलो हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। नमस्ते जी। जी नमस्ते। मैं मनोहर लाल गुड़गांव से बोल रहा हूँ जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं सर? प्याज की खुदाई करनी है तो खेत में पड़ी रहने धूप में ढकते रखनी पड़ेगी। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब से हम चर्चा कर रहे हैं 2 बार बता चुके हैं, तीसरी बार फिर आपको बता रहा हूँ। प्याज या लहसुन आप जब मिट्टी से निकाल लेते हैं तो समझिए उसकी खुदाई हो गई। जहाँ पे आपका खेत है, खेत में उसको रखते जाइए, और एक पौधा की पत्ती से दूसरे पौधे के कंद को आप ढकते जाइए। जब पत्तियां 4-5 में बिल्कुल सूख जाएं तो उसको उठा के छायादार जगह पर लेकर आइए, और छायादार जगह पर लाने के बाद उसको नेक कटिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गर्दन की कटाई। गर्दन की कटाई का मतलब होता है जो बल्ब में और जो पत्तियां जुड़ी होती है वो एक दूसरे को अलग करने की बात है। तो बल्ब में 2 से 2.5 सेंटीमीटर पत्तियां छोड़ देते हैं, बाकी ऊपर का कटिंग कर देते हैं। अगर आपके पास कैपेसिटी है रखने का पत्तियों का सही, तो आप रख सकते हैं, और इसको बोलते हैं हम क्यूरिंग। क्यूरिंग के बाद आपने नेक कटिंग कर लिया, फिर ग्रेडिंग कर लीजिए। ग्रेडिंग करने के बाद फिर रखने की व्यवस्था कीजिए या मार्केट में उसको बेच दीजिए। अगर आप रखते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब किचन में हम प्याज को काटते हैं तो उसमें 2-3 दिखते हैं, थोड़ा सा पाइप रहता है करके, तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोल्टर बोलते हैं। तो इस तरह के कंद को हमें स्टोरेज में बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जल्दी सड़ा होता है, बीमारी का घर भी होता है। तो ऐसे बल्ब को हमें बाहर कर देना चाहिए और इमीडिएट मार्केट में बेचना चाहिए। और डॉक्टर साहब, खाने की दृष्टि से ठीक होते हैं अगर खाना है? हाँ, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू में कोई इसमें कमी नहीं है जी, बट किसानों का क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो वह डिजायरेबल साइज नहीं। जी डॉक्टर साहब, और आप बता रहे थे किसानों को कि किस प्रकार से हम लहसुन की जो है ग्रेडिंग करेंगे। ABC के विषय में आप बात कर रहे थे प्रश्न से पहले, तो उसी बात को बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से हम लहसुन की ग्रेडिंग करते हैं। देखिए, लहसुन के ग्रेडिंग करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट ने ग्रेडर भी डेवलप कर रखा है। जी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर, और MP के भी राहौरी और DOGR ने कुछ काम करके निकाला कि ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मैकेनिकल ग्रेडिंग संभव है, किसानों के लिए सस्ता भी पड़ता है, स्पेशली लहसुन के लिए और प्याज दोनों के लिए कर रखा है। आपको पता है महाराष्ट्र में या जितना भी हम सब्जी का निर्यात करते हैं जी, उसमें से सब्जियों में सबसे अधिक योगदान प्याज का है, और प्याज का मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होता है महाराष्ट्र से होता है और गुजरात से होता है। महाराष्ट्र में नासिक क्षेत्र है, दूसरा मध्य प्रदेश में इंदौर भी, वहां से भी होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी एक हमारे श्रोता लाइन पर पुनः अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते, बात करते जी। हेलो। हाँ जी, एक बात पूछनी थी मेरे से। नाम मेरा मनोहर लाल है, गुड़गांव से बोल रहे हैं। जी 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 मनोहर जी, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ, मेरी प्याज की खुदाई चल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसको खेत में धूप में भी पड़ी रहने दे या छाया में रखे? उसको धूप में भी रखिए। अभी धूप में रखने का मतलब यह है कि जो पत्तियां हैं और आपका जो कंद है प्याज का, तो एक पौधे की पत्तियों से दूसरे पौधे के कंद को आप उसको ढकते जाइए। अगर आपको लगता है कि हालांकि मौसम खराब है तो आप उस उठा के छाया में बगीचे के नीचे और अपने बरामदा में फैला सकते हैं। अगर बारिश का टाइम, जैसे आज मॉर्निंग में बारिश का मौसम था, तो उसको निकाल के छायादार स्थान जहाँ भी आपका घर है या बगीचा कहीं भी डाल सकते हैं। सुखाना बहुत जरूरी है, धूप में भी सुखा सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार जी, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि जो सबसे ज्यादा
प्याज का जो यहाँ से हम करते हैं उत्पादन में महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश में भी आपने कई क्षेत्र बताए, लेकिन जब बात भंडारण की आती है तो वहाँ किसान अपने व्यक्तिगत रूप से चाहे अपने खाने के लिए रखे, चाहे आगे आने वाले बिजाई के लिए हमें बीज के रूप में हम रखना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? अच्छा, उस पे आने के पहले बीज से रिलेटिव जी मार्केट में बहुत सी प्रजातियां हैं जी। आज आप लोग देखते होंगे वेजिटेबल में जो भी कुकुरबिटेस से सोलेनेसिस सब हाइब्रिड है जी। प्याज में अभी तक हम लोग हाइब्रिड के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए जो कि किसानों के लिए इकोनॉमिकल और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। तो प्रजातियों का चुनाव भंडारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी पता है कि हमारे देश में 3 समय में प्याज की खेती होती है। जी बिल्कुल। खरीफ जो भी सीजन आने वाला है, एक होता है लेट खरीफ या उसको अर्ली रबी भी बोलते हैं, एक होता है रबी। तो जो भंडारण के लिए जो प्रजातियां हैं वह केवल रबी प्रजातियां ही भंडार कर सकते हैं। खरीफ वाली प्रजाति का भंडारण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट काफी अधिक होता है। लेट खरीफ का भी भंडारण करने से कोई विशेष नहीं, क्योंकि 10 से 15% टोटल प्रोडक्शन का होता है। रबी वाली वैरायटी का भंडारण किया जा सकता है। उसमें जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, एग्रीफाउंड लाइट रेड है, एग्रीफाउंड डार्क रेड भी जो कि खरीफ में होता है। एक नई वैरायटी अभी आई है एनाचार्डिया फॉर्चूंगी, जिसका उत्पादन 350 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर है। इसका स्टोरेज में लॉन्गेविटी भी काफी करके, और बीमारियां भी कुछ हद तक अदर की अपेक्षा कम लगती हैं। तो हम किसान भाइयों से बोलेंगे कि प्रजाति का चुनाव बहुत ही जरूरी है। तो जो मैंने बताया एग्रीफाउंड लाइट रेड है, एनाचार्डिया रेड 2 है, 3 है, 4 है, एनाचार्डिया फॉर्चूंगी भी है, तो आप लोग याद रखें। इसके अलावा डिओजार के भी काफी वेरायटी हैं, बहुत कम ही वेरायटी ऐसी हैं जो कि पॉपुलर है। दूसरा चीज, जैसे आपने बोला कि भंडारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि जो आजकल मार्केट में या किसानों के पास भंडारण है, जिसमें किसान कर रहा है अपने हिसाब से, कि आज तक प्याज का कृत्रिम रूप से भंडारण कुछ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज में रखें, जैसे सेव रखते हैं, अदर वेजिटेबल रखते हैं, ये उसमें उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है। इवन हम लोगों ने इरिगेशन टेक्नोलॉजी से उसको स्पॉटिंग को चेक करके रखने का प्रयास किया, तो वह भी सही है, लेकिन हमारे किसानों के लिए इकोनॉमिकल नहीं है। तो अभी जो नेचुरल वेंटिलेटेड ओनियन स्टोरेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की MIDH प्रोजेक्ट के अंडर उसको सब्सिडी दिया जाता है, जो कि एनएसआरडीएम ने डेवलप कर रखा है, हम उसी की बात करते हैं। और हम किसानों को ये बोलते हैं कि जमीन से 2 से 2.5 फीट आपका भंडारण होना चाहिए, ताकि उसमें चारों तरफ से एरेशन होता रहे, लेफ्ट राइट अपर एंड डाउन एरेशन होता रहेगा, तो आपका भंडारण में जो भी बल्ब रखें अच्छा रहेगा। दूसरा चीज, सूर्य की सीधी रोशनी आपके ओनियन बल्ब के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तीसरी सावधानी यह है कि जब बारिश का टाइम होता है तो बारिश में पानी की बूंदे भी हमारे प्याज पे नहीं आनी चाहिए। अगर सूरज की रोशनी आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें सड़न शुरू हो जाएगा, पानी आएगा तो मॉइस्चर होगा, सड़न शुरू होगा। अगर आपने कहीं लगा रखा है, जैसे आजकल दिल्ली का जो मौसम है, बारिश की संभावना बनी हुई है, आपको लगता है कि बारिश की संभावना है, तो जहां जहां से आपने खोल रखा उसको टाट लगा दे, मतलब जो बोरे होते हैं सूट के, चाहे जो भी होता है किसान जानता है। हमको उससे सावधानी पूर्वक बताना है। और हम भंडारण अगर मई में कह रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि अक्टूबर-नवंबर तक हमारा प्याज चले। तो बीच में आपको 1-2 सॉर्टिंग ग्रेडिंग करवाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। कैसे पड़ेगी, कैसे पता चला कि कब करना है? अगर आप प्याज के भंडारण गृह में जाते हैं और उसमें सुगंध से आती है कि प्याज सड़ रहा था, इमीडिएट आपको छटाई ग्रेडिंग करना चाहिए। तो इन विधियों को अपना करके हमारे किसान भाई अच्छा सदा लाभ कमा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज हमारे श्रोताओं के लिए हमारे पास एक बहुत सुंदर वक्तव्य है, जो कि आज दिनांक 8 मई 2025 को नई दिल्ली के पूसा परिसर में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2025 का आयोजन हो रहा है। इसी सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि राज्य मंत्री और राज्यों से आए कृषि मंत्रियों, कृषि सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। और इस आयोजन में श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं उनका वक्तव्य। खरीफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा काम है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, किसानों को नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, दलहन की खेती, तिलहन की खेती, अलग अलग जिलों में उत्पादकता कैसे बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने 100 कम उत्पादन वाले जिलों में प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य अभियान चलाने का फैसला किया। एक और काम हमें करना है, ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्यान्न उत्पादन करने वाली भी बने रहने देना है। अनियंत्रित अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर कीटनाशक के उपयोग के कारण धरती का स्वास्थ्य भी खराब हो। इन सब विषयों पर हमें विचार करना है और इसलिए मिलकर हम विचार करेंगे अपने अपने राज्यों
मैं कृषि के बेहतरी के लिए और किसानों के कल्याण के लिए। और जब मैं ये कहता हूं तो दिल से कहता हूं, किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। एक समर्पण के भाव से, कमिटमेंट के साथ, पूरी मेहनत और पूरी लगन से हमको ये सारे काम करना है, जिसकी रूपरेखा बनाने आज हम बैठे हैं। वैज्ञानिक हमारे लैब में काम कर रहे हैं, किसान हमारे खेत में मेहनत कर रहा है, एग्रीकल्चर का विशाल अमला भी है, कृषि विज्ञान केंद्र है। क्या हम इसका बेहतर उपयोग कर पा रहे हैं? क्या तालमेल और समन्वय के साथ हम आगे बढ़ पा रहे हैं? कई बार कृषि विभाग के अमले का किसान से कोई संबंध ही नहीं रहता। सॉइल हेल्थ कार्ड बने हुए हैं, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड देख के कितने किसान अपने खेतों में खाद डालते हैं? कहां पता करते हैं कि जमीन में कौन कौन से तत्व है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, पोटास कितना है, जिंक कितना है, कौन सी चीज की कमी जो डालनी है। सॉइल हेल्थ कार्ड है लेकिन उपयोग नहीं है उनका। लैब में जो प्रयोग होते हैं, लैब में जो अनुसंधान होते हैं, लैब में जो रिसर्च होती है, क्या वास्तव में वो किसान के पास पहुंच पाती है, रियल टाइम में पहुंच पाती है? और जब प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया, लैब टू लैंड, हमको लैब में हुए रिसर्च को जमीन पर बैठे किसान तक पहुंचाना ही होगा, एक निश्चित समय सीमा में पहुंचाना होगा। और इसलिए मन में एक विचार आया है, हमारे 2 सीजन होते हैं खरीफ के, मुख्यतः कई जगह 3 फसलें भी होती है। एक सीजन है खरीफ का और एक सीजन है रबी का। आज हम खरीफ के लिए बैठे हैं, हमारे 16,000 वैज्ञानिक, हमने तय किया है हम इनकी टीम बनाएंगे, 8,000 वैज्ञानिकों की टीम। एक टीम में 4-4 वैज्ञानिक, और केवल साइंटिस्ट नहीं होंगे, हमारे डीडीए जिले में, केवीके के हमारे अधिकारी कर्मचारी। मैं राज्य के सभी मंत्रियों से कहना चाहता हूं, आपका एग्रीकल्चर का पूरा अमला जो जमीन पे काम कर रहा है, उनकी एक टीम बनाएंगे और 29 मई से लेकर 13 जून तक ये वैज्ञानिक और पूरा अमला किसानों के बीच जाएगा। और एक जगह 15-20 गांव के किसान हम बुलाएं, वो पॉइंट्स हम तय कर लें, और एक दिन में ये टीम 3 जगह जाए केवल। एक सवेरे 8-9 बजे 2.5 घंटे एक स्थान पर रहेगी, वो कार्यक्रम खुले स्थान पे होगा। दूसरा कार्यक्रम गर्मी के दिन है, दोपहर का है, तो किसी हाल में हो, सीमित किसानों के साथ। और तीसरा कार्यक्रम फिर शाम को हो, 4 बजे 5 बजे, वो भी ओपन में हो। एक दिन में एक टीम 3 कार्यक्रम करे और 2.5 घंटे किसानों के साथ संवाद करे खरीफ के बारे में। वहां की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, जलवायु कैसी है, वहां पानी कितना गिरता है, वहां कौन सी फसलें उपयुक्त है, उन फसलों के लिए कैसे बीज चाहिए, उनके लिए कैसा खाद चाहिए, उसके लिए कैसी तैयारी चाहिए, उसके लिए जो भी जानकारी हमारे पास है वैज्ञानिकों से लेके अमले के पास, वो किसानों के साथ शेयर करें। उसमें अगर फसल आएगी तो कीट प्रकोप होगा, अगर वायरस अटैक होगा, बीमारी आएगी, तब क्या करेंगे, उस फसल का रख रखाव कैसे करना है, उसी में हम जानकारी देंगे। दलहन मिशन की, जहां दलहन अच्छा होता है, उसी में हम जानकारी देंगे तिलहन मिशन की। 100 जिले धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत आने वाले, उनमें क्या करना है वो हम तय करेंगे। प्राकृतिक खेती कहां कहां हो सकती है, कितने किसान तैयार है, उनको प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण हम देंगे, प्राकृतिक खेती की तैयारी कैसे करें। और इसके अलावा जो हमारी योजनाएं, अगर किसान सम्मान निधि का लाभ किसी को नहीं मिला तो तत्काल लाभ कैसे, प्रधानमंत्री मान धन योजना से जोड़ने का काम रहेगा और वो करना, अलग अलग चीजें हम कर सकते हैं। इस अमले का उपयोग किसान की सेवा में उनको एजुकेट करने के लिए हो। और इसलिए ये सोचा है कि साल में 2 बार निकलेंगे, एक बार खरीफ की फसल में और एक बार रबी की फसल। रबी की फसल के लिए अक्टूबर में निकले, खरीफ में थोड़ी देर हुई है, लेकिन अभी हम तैयारी करके 29 मई को निकल जाएंगे। मैं समझता हूं कृषि मंत्री सब सहमत होंगे और लीड आपको करना है, अमला आपको स्टेज का पूरा लगाना पड़ेगा, साइंटिस्ट हैं जितने सब झोंक देंगे, कृषि विभाग के अफसरों की भी जवाबदारी है, क्योंकि जब तक हम सब मिलकर एक दिशा में नहीं चलेंगे तब तक वांछित परिणाम नहीं आएंगे। इसलिए मित्रों, आइए आज खरीफ कॉन्फ्रेंस को केवल कर्मकांड ना रहने दें, यहां से ठोस विचार करके जाएं, यहां से रणनीति बना के जाएं, यहां से योजना बना के जाएं, और उसको फिर नीचे धरती पर क्रियान्वित करने के लिए हम सब जी जान एक कर दें। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए
लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और साथियों, आज हम बात करें लहसुन एवं प्याज की खुदाई एवं भंडारण के बारे में। और अभी हमने सुना एक वक्तव्य जो था राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2025 के विषय में, और वक्तव्य दे रहे थे हमारे कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। निश्चित रूप से हम आगे कार्यरत रहेंगे, सेवा देते रहेंगे देश के वैज्ञानिक बेटे, क्योंकि हमारे साथ भी उपस्थित हैं डॉक्टर पीके गुप्ता और बात कर रहे हैं लहसुन एवं प्याज की खुदाई और भंडारण के विषय में। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अब क्योंकि समय काफी कम है तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि चलते चलते आप हमारे किसान मित्रों को क्या कुछ कहना चाहेंगे भंडारण से जुड़ा हुआ, और अगर खरीफ की फसल वो तैयार करना चाह रहे हैं तो उसके विषय में क्या चीजें वो ध्यान में रखें। हम किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे, स्पेशली जो प्याज के किसान हैं, कि वह भंडारण करने के पहले अपने जितने भी ओनियन भंडारण है, प्याज का जो भंडारण गृह उसको अच्छी तरीके से सफाई कर लें। उसमें नीम का तेल जो दवा आता है और कार्बेंडा जी का स्प्रे कर दें ताकि उसमें रहने वाले फंगस किल हो जाए। साथ ही साथ जो न्यू फसल आने वाली जिसको खरीफ फसल हम बोलते हैं जी, उसके लिए प्रजाति का चुनाव कर लीजिए। 15 जून से के पहले आप बेड तैयार कर लिए, 15 जून से नर्सरी डालना शुरू कीजिए। और उसके लिए वैरायटी एग्रीफाउंड डार्क रेड और NHRDF L83 लाइन को आप यूज करें। भीमा डार्क रेड भी है, भूसा डार्क रेड भी है, उसको लगाएंगे। अगर अच्छी प्रजाति लगाएंगे तो आपको अच्छा पैसा देगा, उसमें बीमारियां भी कम आती है, वो नॉन होता है। तो हम किसान भाइयों से सामान्यतः ये बताना चाहेंगे कि जो भंडारण करने जा रहे हैं काफी सावधानी रखें, श्रेणीकरण करके उसको रखें जो अच्छा नहीं मार्केट में बेच दें। खरीफ क्या प्याज उत्पादन के तरीके जो है ना बताएं, नर्सरी तैयारी कीजिए और अच्छी प्रजातियों का मार्केट से खरीद के लाइए, जैसे एग्रीफाउंड डार्क रेड हो गया, लाइन 883 हो गया, भीमा रेड, भीमा डार्क। तो इस तरह हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे। जी जी। और डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और उम्मीद है हमारे किसान मित्र इन प्रजातियों को लगाएंगे, उसका पूरा जो आपने बताई बातें उसका पूरा उपयोग करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का भी, हमारे किसान भाइयों का जिन्होंने क्वेश्चन किया। जी, तो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर पीके गुप्ता जी, जो कि अपर निदेशक हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी सारी बातें साझा की हैं। उम्मीद है आप सभी को कार्यक्रम किसान की बात बहुत पसंद आया होगा और इससे बहुत मिली जानकारी भी आप उपयोग में लाएंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम से मैं आरती और अमित लेते हैं अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।